तुमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी, बट जब तुम उसे मॉक टेस्ट के टाइम पे या फिर एग्जाम में बनाने के लिए जाते हो ना, तो वो बनता ही नहीं है तुमसे, टेक्निक में वो फिट ही नहीं हो पाता है। तो तुम इतना टाइम तो फ़ोन स्क्रॉल करते ही हो। अब ये मत बोला कि नहीं करते हो तो उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करो ना। रेफरेंसेस कलेक्ट करो, जो टॉपिक तुम्हें बनाने हैं उसके लिए पिंटरेस्ट स्क्रॉल करो, गूगल स्क्रॉल करो और बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढो। तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम जो पर्सपेक्टिव स्केचेस बनाते हैं तो स्टक हो जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या बनाना है, और स्केच बनाने में इतना टाइम लगता है उसे सोचने में, तो कैसे इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाए, कैसे हम अपना पहला स्केच बनाएं। बल्कि हम देख के तो बना लेते हैं बट खुद से तो बना ही नहीं पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तुम्हें आज की वीडियो में मिल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे आप एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केचेस बना सकते हो, कैसे तुम्हें अपनी रिसर्च करनी है जो तुम्हें प्रैक्टिस टाइम पे भी काम आए और एग्जाम टाइम पे भी काम आए। देखो, कोई हमें जब क्वेश्चन मिलता है ना, तो उसे मतलब बनाना तो इजी है, ये हाँ तुमने बना लिया, लेकिन हार्ड क्या है? हार्ड ये है कि उस क्वेश्चन को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना रहे हो, कितना अच्छा और यूनिक आप बना पा रहे हो। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि किस तरीके से आपको आइडियाज़ को ढूंढना है, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे एक बहुत ही बढ़िया स्केच बनाना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको रेफरेंसेस ढूंढने हैं। क्या होता है ना कि जब हमें कोई टॉपिक मिलता है, सपोज मैंने तुम्हें एक बाथरूम स्केच बनाने के लिए दिया, तो तुम क्या करते हो कि डायरेक्टली उसे ड्रॉ करते हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। और रिसर्च भी हम करते हैं तो बेसिक रिसर्च करते हैं, हम कुछ यूनिक नहीं ढूंढते हैं। देखो, तो तुम इतना टाइम तो फ़ोन स्क्रॉल करते ही हो। अब ये मत बोला कि नहीं करते हो तो उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करो ना। रेफरेंसेस कलेक्ट करो, जो टॉपिक तुम्हें बनाने हैं उसके लिए पिंटरेस्ट स्क्रॉल करो, गूगल स्क्रॉल करो और बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढो। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो बाथरूम के रेफरेंसेस मैंने लिए हैं यहाँ पे, वो थोड़े से यूनिक है। मतलब कुछ आपको सिंपल बेसिक रेफरेंसेस भी लेने हैं और कुछ थोड़े से यूनिक भी लेने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो बाथ टब है ये थोड़ा सा यूनिक है, एंड देन शावर एरिया और थोड़ा सा इंटीरियर भी। तो क्या होता है ना कि जब हम देखते हैं तो हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। किसी के भी दिमाग में ना पहले से नहीं होते आइडियाज़ कि हाँ मैंने इंस्टेंटली सोचा मुझे बहुत यूनिक आइडिया आ गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें यूनिक चीज़ें बनानी है तो तुम्हें देखना होगा ना। देखो, कोई भी आइडिया हमारे माइंड में कब आता है, चाहे तो मैंने उसको देखा हो, कहीं मैं किसी बहुत सुंदर से रेस्टोरेंट में गई हूँ, वहाँ मैंने बहुत अच्छा इंटीरियर देखा हो, तो वो मेरे माइंड में होगा। लेकिन अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी बाथरूम मैंने नहीं देखा या फिर कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल में मैं नहीं गई, तो फिर वो आइडियाज़ मेरे माइंड में नहीं होंगे ना। तो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि तुम रिसर्च करो, पिंटरेस्ट यूज़ करो, गूगल यूज़ करो और बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढो और उसको कलेक्ट करो, जिससे कि आपके पास बहुत डिफरेंट आइडियाज़ आ सके। डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अलग ही कि ऐसा फ्यूचरिस्टिक बना दिया, नहीं। बेसिक ही जो है रियल में और यूनिक है, जो अच्छे हैं, जो आपको पसंद है, जो बनाने में भी ईजी है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि ये जो किड बाथरूम है ना, ये आप देख सकते हो कितना यूनिक और कितना क्यूट डिज़ाइन है। मतलब मैं इसको क्यूट भी बोल रही हूँ और यूनिक भी है। और ऑब्वियसली जिस बच्चे ने भी इसको बनाया, ये एक स्टूडेंट का ही स्केच है, तो उसने बहुत सारा रिसर्च करी होगी, कितना यूनिक वॉल डिज़ाइन है। साथ में जो आपका जो यहाँ पे बाथ टब है, ये जो कारपेट लगा रखा है या फिर जो वॉश बेसिन वाला एरिया है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से रिसर्च करके बनाई गई है। तो अगर तुम्हें एक किड बाथरूम बनाना है यूनिक सा, तो तुम क्या करोगे? सिंपली जाओगे पिंटरेस्ट पे। देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें शो करती हूँ किस तरीके से तुम कर सकते हो। ऑब्वियसली जब तुम किड बाथरूम सर्च करोगे तो तुम्हें ऐसे आइडियाज़ आएंगे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे रेफरेंसेस आएंगे सामने। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें किड बाथरूम ही सर्च करना है, करोगे तो तुम्हें बहुत अलग आइडियाज़ आएंगे। उसमें जो यूनिक लगे उसको कलेक्ट करो, सेव करो, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ किड बाथरूम में रखना है। अब तुम्हें सपोज कि एक मिरर चाहिए, ओके, मिरर चाहिए अकॉर्डिंग टू किड। अगर तो फिर देखो कितने डिफरेंट टाइप के तुम्हें मिरर्स आ रहे हैं कि ऐसा भी क्यूट सा मिरर बन सकता है इस तरह का, या फिर ऐसा भी बन सकता है। तो जो भी डिज़ाइन तुम्हें लगे कि हाँ अच्छा है, यूनिक है, बढ़िया लगेगा, स्केच के अंदर भी अच्छा लगेगा, बना के देख लिया एक दो बार, तो फिर जाके हमें अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। उस अच्छे आइडियाज़ को हमें यूज़ करना है और फिर अपने स्केच को ना अच्छा सा बनाना है।
ओके देखो, अब तुमने रेफरेंसेस ढूंढ तो लिए हैं, ठीक है, तो या तो उसको तुम डायरेक्टली अपने स्केचेस में यूज़ कर लो, या फिर अगर तुम्हें सपोज कि सारे रेफरेंसेस यूज़ नहीं करने हैं बट तुम्हें वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसको कलेक्ट करके रख सकते हो, या फिर उसके स्केचेस भी बना के रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके के रफ स्केचेस बना के रख सकते हो, मतलब अपनी एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक के अंदर क्या करो कि बहुत सारे जो डिफरेंट तुम्हें यूनिक एलिमेंट्स रिसर्च के समय मिल रहे हैं, लेकिन कोई स्केच में आप उसे ऐड नहीं कर रहे हो, मतलब उसको आपको बाद के लिए सेव करना है, तो उसके तुम इस तरह से रफ स्केचेस बना सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे ये जो विंडो है, यहाँ से हमें पसंद आया तो हमने इसका रफ स्केच बना लिया, ठीक है। जैसे कि ये जो वॉलपेपर है, इसका स्केच बना लिया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें तुम्हें लग रही है कि हाँ यूनिक है और आगे मेरे काम आ सकती है, ऑब्वियसली इसका रफ स्केच बना के रख लो। और रफ स्केच बनाने का सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि वो आइडिया तुम्हारे पास सेव हो, रफ स्केच बनाने का पर्पस ये भी है कि अगर मैंने कोई यूनिक आइडिया ढूंढा है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो बनेगा कैसे। क्या होता है ना कि तुमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी, बट जब तुम उसे मॉक टेस्ट के टाइम पे या फिर एग्जाम में बनाने के लिए जाते हो ना, तो वो बनता ही नहीं है तुमसे, टेक्निक में वो फिट ही नहीं हो पाता है, आपको नहीं समझ में आता कि वो बनेगा कैसे। तो जो आपने रिसर्च करी है उसे एटलीस्ट तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि वो बनेगा कैसे, और उसे कैसे करोगे, उसे तुम टेक्निक में फिट करोगे। देखो जितनी भी यहाँ पे रफ स्केचेस बने ना, यू कैन सी कि उसको सबको टेक्निक में फिट करके बनाया है, कि पहले एक प्रॉपर क्यूबॉइड बनाया है, फिर उस चेयर को क्यूबॉइड के अंदर फिट करा हुआ है, ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के अंदर फिट करा हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेयर स्केच बनाना है, आपको फेयर स्केच नहीं बनाना है, रफ ही बनाना है। बट ये ध्यान रखो कि जब तुम उसे अपने पर्सपेक्टिव स्केचेस में बनाओ तो तुम्हें पता हो कि वो बनेगा कैसे, ठीक है। इसके लिए आप रफ स्केचेस बनाओगे तो बेनिफिट करेगा, वरना क्या ही फ़ायदा। हम तो कलेक्ट तो इतने रेफरेंसेस कर लेते हैं, बट उसका जब तुम यूज़ ही नहीं करोगे कहीं पे तो कोई फ़ायदा है, वो रेफरेंसेस रखे के रखे रह जाएंगे, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए कोई यूनिक एलिमेंट जो तुम्हें लगे कि हाँ इसे बनाना मुश्किल हो सकता है या फिर ये कैसे बनेगा, तो उसका अपने आइडिया बुक में रफ स्केच बना के रख लो। आइडिया बुक का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर डायरी बना लो या फिर एक ड्राइंग बुक बना लो, जिसमें कि आप प्रॉपर चेयर डाल रहे हो तो चेयर से रिलेटेड स्केचेस बना लिए, या फिर आपने सपोज कि प्रॉपर लिख दिया कि ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड और फिर उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अपने हिसाब से, सब बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, ऐसा बिल्कुल पर्टिकुलर वे नहीं है, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे तुम कर सकते हो। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू कि तुम किस तरीके से अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करना चाहते हो। बस क्या करो कि वो बेनिफिशियल हो, कलेक्ट करो, और साथ में उसके रफ स्केचेस बनाना थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वरना अगर तुम्हें लगता है कि बिना रफ स्केचेस के तुम कर सकते हो तो बिल्कुल बिना रफ स्केचेस के करो। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। तो अभी ना मैंने तुम्हें कहा था कि जितने भी रेफरेंसेस आप कलेक्ट कर रहे हो ना, उन सबको आपको अपने स्केच के अंदर डालना है। तो ये मैंने 2 स्केचेस लगाए हैं, ठीक है, ये पहली स्लाइड और फिर दूसरी स्लाइड पे भी। ये जो स्केच है इसका वीडियो भी देखा होगा तुमने, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे है, स्केच का प्रॉपर स्केच वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना रेफरेंसेस लगाए हैं जो मैंने इसके लिए यूज़ करे, मैं तुम्हें थोड़ा दिखाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमें बिल्डिंग्स का रेफरेंस लेना है या फिर जो एलिमेंट्स है, चेयर टेबल, इन सब का लेना है। आप प्रॉपर ह्यूमन फिगर्स के भी रेफरेंसेस ले सकते हो, कुछ यूनिक पोजेज हो, है ना, जो उस सीन में फिट हो रहे हो, उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम ये अंकल देख रहे होगे, इन अंकल का जो रेफरेंस है ना वो यहाँ से लिया है, ये दिस वन, ठीक है। ये वाले अंकल को मैंने यहाँ यूज़ करा है, इनको ड्रॉ किया, मतलब प्रॉपर सेम नहीं है बिकॉज मुझे इसके अंदर फिट करना था, तो फिर मैंने उसकी जो ऊपर वाली पगड़ी है उसको शो करा, क्योंकि जो थीम है थोड़ा सा लोकल थीम है और राजस्थानी टाइप का, इसलिए उसको चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं कि रेफरेंस को बिल्कुल सेम ही यूज़ करो, थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंजेस कर लो, है ना, जो भी तुम्हें चेंजेस लगे। जैसे कि ये वाली जो लेडी है ना, ये चूड़ियाँ बेच रही है, तो थोड़ी सी यूनिक मुझे लग रही थी, बट इनका पोज मुझे चेंज करना था, तो मैंने ये वाली पेंटिंग यूज़ करी, ठीक है। तो इससे हमने क्या समझा कि कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि रियल फोटोज़ यूज़ करने हैं या फिर मतलब प्रॉपर इमेजेस ही यूज़ करने हैं। कोई स्केच भी देख सकते हो, कोई स्केच में बहुत बढ़िया लग रहा हो, ठीक है, या फिर अगर कुछ माइंड में नहीं आ रहा है तो AI से बनवा लो। ओके, मतलब सपोज कि कोई एक पोज है, अब तुम्हें मिल ही नहीं रहा है कि और कैसे बनेगा, और तुम्हें क्लू ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, ठीक है, तुम्हारे माइंड में ही नहीं आ रहा है या फिर तुम्हें कोई रेफरेंस भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तुम ChatGPT से बनवाओ, ठीक है, किसी भी AI से बनवा लो। ओके, तो वो भी तुम्हें हेल्प करेगा। अपने हिसाब से वे निकालो कि किस तरीके से तुम्हें न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं, बहुत जगह से मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ से भी मिल सकते हैं वहाँ से कलेक्ट करो। ओके, फिर उसके बाद ना ये तो बड़ी चीज़ है, मतलब ये जो सामने फ्रंट में है ये तो प्रॉपर मेन फोकस में है, बट इसके लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, उसका भी यहाँ पे रेफरेंस। जैसे कि ये जो एक लंबा सा आदमी, जैसे तुमने देखा भी होगा बहुत सारे मेलों में होता है, ठीक है, पहले होता था, अगर तुम अपने गांव में गए होगे तो वहाँ पे होगा, है ना, तो वो उसका
रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया था, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, शॉप्स हो गए, ठीक है, और भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जिसका कि आपने इंस्पिरेशन लिया किसी फोटो से और उसको फिर तुम ऐड कर रहे हो अपने स्केच में। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें डायरेक्टली ऐड करना है, सपोज तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये फोटो कैसे बनेगी, तो फिर क्या करो, उसको टेक्निक में फिट करने की कोशिश करो। अगर नहीं फिट हो रहा है तो प्रिंट निकालो, प्रिंट करके उसे ट्रेस करो, देखो कि क्या कैसे टेक्निक में फिट होगा, है ना। उसको प्रॉपरली पेपर पे ट्रेस नहीं करना, मतलब तुम्हें समझना है कि किस एंगल में कैसे बनेगा, ताकि तुम बिना ट्रेसिंग के भी बना सको, ऐसे करना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो फिर टीचर से पूछना होता है। बहुत सारे बच्चे रेफरेंसेस कलेक्ट करके लाते हैं क्लास में, हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये वाला रेफरेंस कैसे बनेगा या फिर ये वाला रेफरेंस कैसे बनेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बना रही हूँ क्लास में और तुम साथ साथ में बना रहे हो, तो उसका फ़ायदा है एक हद तक, तुम्हारी टेक्निक्स तो इम्प्रूव हो जाएंगी, बट तुम इमेजिनेशन से नहीं बना पाओगे जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक तुम खुद से रिसर्च नहीं करोगे, उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, यूनिक चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, तब तक बना तो पाओगे लेकिन देख देख के बनाने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो तुम्हें बिना देखे ही बनाना है। तो बिना देखे कैसे बनाओगे? तुम्हें रिसर्च करनी है, उसे समझना है कि वो कैसे स्केच में बनेगा और फिर उसके बाद अपने स्केच में ऐड करना है, ठीक है। एक और दिखा देती हूँ, ये वाला तो हमने देखा है, इसके साथ साथ लाइक दिस वन। सो यहाँ पर भी सेम वही है कि कुछ रेफरेंसेस है, लाइक दिस गर्ल जो सामने है एकदम, उसका रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया था। और बेसिकली ये रेफरेंस पूरा नहीं था, इसका पैर नहीं था, इसका ये वाला हाथ भी पूरा नहीं था, तो फिर इसको मैंने अभी के लिए आपको शो करने के लिए लाइक मैंने ChatGPT से इसकी फुल फ़ोटो बनवाई है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, AI को यूज़ कर सकते हो पूरा रेफरेंस लेने के लिए, या फिर कोई भी इंस्पिरेशन वाली इमेज लेने के लिए आप AI का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें नॉर्मली पिक्चर मिल रही है, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका JEB का है, JEB में आया था और उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक लोकल स्ट्रीट बनाना है जिसमें कि वेंडर्स और हॉकर्स है साइड में, मतलब प्रॉपर लोकल होना चाहिए, ओके। तो ऑब्वियसली मैं उसमें बहुत मॉडर्न नहीं बना सकती थी, तो रिसर्च भी हमने किस तरह की करी है, रिसर्च भी हमने लोकल टाइप की करी है, ठीक है। जो हमारे लोकल मार्केट्स होते हैं या फिर लोकली जैसे कि स्ट्रीट पे बुक्स बिक रही होती है या फिर कोई आपको शॉप दिख रही होती है, ठीक है, या फिर लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वो सब बेसिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे इमेजेस मैंने कलेक्ट करे थे, बट जो मेन है ना जिसका यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो वाले मैंने शो करी है, बहुत ज़्यादा नहीं करी है। तो ऐसे तुम बहुत सारे इमेजेस कलेक्ट करो, उसमें से कुछ भी यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि जो कलेक्ट किया उसे यूज़ ही करना है, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। चलो नाउ अब बात करते हैं हम इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थंबनेल्स बनाना, ठीक है, कि आप थंबनेल्स बनाओ, ओके। देखो क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में तो तुम्हें जो भी स्केच आएगा तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या आएगा, लेकिन क्या ही आएगा तुम्हें, या तो एक्सटीरियर स्केच आएगा, मोस्टली एक्सटीरियर स्केचेस आते हैं, इंटीरियर भी आ सकता है। तो अगर आपने 20 एक्सटीरियर्स और 20 इंटीरियर्स प्रैक्टिस कर लिया तो ईजिली तुम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। अगर तुम 20 एक्सटीरियर और 20 इंटीरियर नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, सपोज कि फाइनल स्केचेस 5 के ही 6 के ही बन पा रहे हैं, तो बाकी के हम रफ स्केचेस बना के रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आया तो मैं कुछ इस तरह का बनाऊंगी। ये सारे मैंने स्टूडेंट्स के ही वर्क यूज़ करे हैं, ठीक है। बस सब बच्चों ने अपने अपने थंबनेल्स बनाए थे कि रफ ऐसा बन सकता है, ये गर्ल है, ये एक तरफ इशारा करिए, वेल प्रॉपर स्ट्रीट व्यू है, ये स्टेडियम का है, ठीक है। तो अपने हिसाब से एक एक व्यू का आप थंबनेल बना के रख सकते हो, जैसे कि तुम्हें समझ आए कि हाँ अगर एग्जाम में आ गया ये व्यू तो मैं क्या बनाऊंगा, ये क्या बनाऊंगी। मतलब ऑब्वियसली फिनिश करना आना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिनिश करना आता है, आप फाइनल 5, 6, 10 अच्छे स्केचेस बना चुके हो इमेजिनेशन से, तो फिर आप रफ स्केचेस भी बना के रख सकते हो, जिससे कि एग्जाम में ना आइडिया की कमी ना हो, ओके। और ये सारा कुछ अकेले तो हम कर ही लेते हैं, बट ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ईजी हो जाता है, ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मोस्टली हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे ही करवाते हैं कि बहुत सारे बच्चे मिलकर रेफरेंसेस ढूंढते हैं, आइडिया बुक बनाते हैं, और फिर सारे बच्चों के जो आइडिया बुक है ना वो सबको ही काम आते हैं। मतलब सपोज कि तुम अकेले, तुमने एक आइडिया बुक बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, बट अगर 10 बच्चे बना रहे हैं वही आइडिया बुक, ठीक है, कि एक ने स्ट्रीट व्यू का बना लिया, एक ने एयरपोर्ट व्यू का बना लिया, तो फिर आपके पास 10 के आइडिया बुक आ गए, तो इट्स ईजी फॉर यू। और ऐसा भी नहीं कि वो स्केच है कि सब सेम ही बनाएंगे, सबका आइडिया बुक यूज़ करने का वे डिफरेंट होता है। अगर मैं यही रेफरेंसेस अलग अलग बच्चों को दूँ, 3 से 4 बच्चों को दूँ, तो सबके ही स्केचेस डिफरेंट आएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ सीखते भी हैं अलग,
ओके, तुम्हें टीचर्स से तो सीखने को मिलता ही है, बच्चों से भी सीखने के लिए मिलता है। बल्कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में मैं भी देखती हूँ कि बच्चे कितना यूनिक सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत जगह पे ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज बिल्ड योर आइडिया बुक। तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि अपना आइडिया बुक बनाओ। आइडिया बुक ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर नोटबुक में रफ स्केचेस से ही बनाना है। आप ऐसे पिंटरेस्ट बोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो कि एक स्ट्रीट व्यू का कर लिया, एक मार्केट व्यू का कर लिया, एक एयरपोर्ट का, एक फेयर का, ठीक है, सबका कर लिया। ताकि क्या हो ना कि जब हम एयरपोर्ट व्यू बना रहे हैं, फिर फेयर व्यू बना रहे हैं, तो हम उस बोर्ड को खोले, देखें कि हाँ ये चीज़ें हैं। या फिर एग्जाम टाइम पे भी एकदम इंस्टेंट रिविजन के लिए रहता है कि हाँ कहाँ से हम लोग फटाफट रिवाइज करें, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, इसके लिए वो 1000 और व्यू है। रफ स्केच बना के रख सकते हो। बहुत बच्चों को रफ स्केच बना के रखना ईजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उसे बनाते हैं। कई बच्चे प्रिंट आउट निकलवा के रखते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो आपका अपना वे हो सकता है कि आप किस तरीके से अपना आइडिया बुक क्रिएट करना चाहते हो। बस करो, मेरा कहना है कि बस करो और उसे यूज़ भी करो। सिर्फ क्रिएट करने से नहीं होगा। सपोज कि तुमने 10 आइडिया बुक क्रिएट कर रखे, बट तुमने एक खुद से फिनिश स्केच नहीं बनाया। अगर तुम खुद से एक भी फिनिश स्केच नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? कैसे तुम अच्छा स्केच बना पाओगे? मतलब रेफरेंसेस को यूज कैसे कर पाओगे जब तक एक भी खुद से फिनिश स्केच नहीं बनाया? तो आज ही गाइस बनाओ, खुद से एक फिनिश स्केच बनाओ। मैं तुम्हें चलो एक टॉपिक दे रही हूँ कि तुम्हें एक सिंपल स्ट्रीट व्यू बनाना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि कहीं पे भी गूगल या पिंटरेस्ट से कॉपी नहीं करना है, ऐसे रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है, और फिर उसको यूज़ करके बनाना है। और जो नीचे नंबर है ना वहाँ पे सेंड करना, ठीक है। मैं देखूंगी कि किस तरीके के तुम स्ट्रीट व्यूज़ बना रहे हो, ओके। और बनाने के लिए जितने मैंने मेथड्स बताया ना कि हाँ रिसर्च करो, रिसर्च को इस तरीके से ऐड करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा तो डिकोड करके देखो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें लग रहा है उसको यूज़ करो और फिर उसके बाद अपना फाइनल स्केच बनाओ। देखो कितना बढ़िया और कितना अच्छा स्केच बनता है, ओके। क्लासेस में भी मैं यही अप्रोच फॉलो करती हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये रहता है कि बच्चों को जो समझ नहीं आता है कि ये वाले व्यू को क्रिएट कैसे करें, हमने रेफरेंसेस तो ढूंढ लिए, इसको करा कैसे जाए, तो एक बार हाँ उसको डिकोड करके दिखा दिया, समझाया कि हाँ ये नहीं ऐसे बनेगा। क्योंकि डाउट क्लियर करना भी एक चीज़ होती है ना कि अभी तुमने बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढे पर तुम उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा क्या डाउट है? इसलिए एक पर्सनल गाइडेंस भी ना इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो नाटा के लिए या जेई के लिए, तो एक बार तुम फ्री डेमो क्लास बुक करके देख सकते हो। SSCC की फ्री डेमो बुक करने के लिए जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है। डेमो में आओ, देखो किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है बेसिकली नाटा के लिए या फिर जेई BARC के लिए, ठीक है। बट गाइस वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर तरह के अप्रोचेस पे आपको फोकस करना है। मतलब आपको यूनिक आइडियाज़ भी ढूंढने हैं। जैसे सपोज कि एक बाथरूम का स्केच बना रहे तो बहुत यूनिक, वैसे ही ये किचन का स्केच है, बहुत यूनिक बना रहे हैं हम कि हाँ ऊपर की हमने सीलिंग बहुत अलग दी, हमने प्रॉपर विंडो को यूनिक बनाया, लाइटिंग इम्प्रूव की, ठीक है, टेबल बनाया, ह्यूमन फिगर्स ऐड किए, टेबल्स बनाए, ठीक है, जो इसका जो स्टोरेज वाला पार्ट है वो यूनिक किया, ठीक है। तो यूनिक अप्रोचेस पे तो फोकस करना ही है, साथ साथ में कोशिश करनी है कि आप लोकल अप्रोचेस पे भी फोकस करो। लोकल अप्रोचेस का मतलब क्या कि जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि लोकल स्ट्रीट व्यू बनाओ, ठीक है, या फिर एक फेयर का स्केच बनाओ, तो ऑब्वियसली उसमें तुम बहुत यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत चीज़ें नहीं ला सकते। उसमें आपको ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे जो फेयर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें आप एक्सप्रेशन डाल सकते हो, पोजेस डाल सकते हो, उससे ना आपका स्केच अच्छा बनता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को फोकस करना है। लग्जरी वाली चीज़ें भी आपको देखनी है कि जो आपका व्यू है वो बहुत लग्जरियस बने, बहुत यूनिक सा बने, और थोड़ा सा एक की लोकल साइड का स्ट्रीट मार्केट कैसा होता है या फिर स्ट्रीट व्यू कैसा होता है, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें पे भी हम फोकस कर सकते हैं। दोनों तरह के स्केचेस तुम्हें बनाने आने चाहिए और सिर्फ रिसर्च करने से नहीं होगा, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। तुम्हें पर्सपेक्टिव की टेक्निक आनी चाहिए। पर्सपेक्टिव टेक्निक आती है अगर तुम्हें बनाना आता है, तभी तुम बना सकते हो, ये सारे रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें डिकोड करना आता है, तुम्हें बेसिक टेक्निक्स पता है, तब जाके आप कर सकते हो, अच्छा स्केच बना सकते हो। क्योंकि जो ड्राइंग बनाने का प्रोसेस होता है ना वो बहुत फास्ट नहीं होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि फास्ट होता है, हाँ टेक्निक्स के थ्रू आप बहुत जल्दी सीख जाते हो, ठीक है। 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में आप बहुत इंप्रूव कर लेते हो, लेकिन एकदम इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, ओके। तो अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं किया अपनी प्रिपरेशन तो अभी शुरू करो, ओके। शुरू करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, प्रैक्टिस वीडियोस देखो, समझो कि तुम किस स्टेज पर, तुम्हें कहाँ तक पहुँचना है। अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव में डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या टेक्निक से कैसे बनेगी, 1 पॉइंट कैसे बनेगा, 2 पॉइंट कैसे बनेगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो पर्सपेक्टिव,
अगर तुम्हें चाहिए तभी वीडियो आएगी। बाकी और कोई डाउट है, कुछ भी है, वो भी लिख सकते हो तुम। अगर आप प्रॉपर JEE के लिए या फिर नाटा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से बुक कर सकते हो फ्री डेमो। यहाँ पर आपको फ्री डेमो का बटन मिल जाएगा, इसे क्लिक करके यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आप करेंटली कर रहे हो और किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसे फिल करके सबमिट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें अच्छे से समझना है कोर्सेज के बारे में तो कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हो। अगर तुम्हें रिजल्ट्स देखना है तो रिजल्ट्स पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर आप रिजल्ट देख सकते हो। सो ये हमारा करंट रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा सक्सेस रेट है ना JEE का वो 1/3 है, मतलब हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर है। वहीं मैं अगर नाटा की बात करती हूँ तो 1/4 है, मतलब हर 4 में से 1 बच्चा टॉपर है। और आप भी अगले टॉपर बन सकते हो, उसका फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हो फ्री डेमो क्लास बुक करके। ओके, तो अभी जाओ और वेबसाइट से फ्री डेमो बुक कर लो। वेबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। और इससे भी सिंपल, इससे भी इजी, जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग फ्री डेमो बुक कर सकते हो। कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा ही डाउट है तो जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट्स के साथ या फिर नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय।